बातचीत करते हुए घंटे भर कब बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उतना दूर न जाना पड़े और उसके आधे समय में ही हम आपसे बातें कर लें। वैसे और अगर रफ्तार रहते तो उसमें और भी कम स्पेस रहता, तो हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर अपनी बात आपसे करें। तो इसमें देखिए सबसे तमाम बातें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ संस्कार से, कुछ हवा से, हिंदी भाषा के बारे में, इस दिवस के बारे में आपको मालूम है। तो ये बात, और विधि के छात्र हैं आप, लॉ के छात्र हैं, तो इस बारे में तो आपको यह निश्चित रूप से पता होगा कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्यों याद करते हैं। सिर्फ एक दिमाग को रिकॉल करने के लिए, और ख़ास रूप से जो हमारे छात्र हैं, तो कई बार होता है छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग से ओवरलुक होती रहती है, बड़ी चीज़ें हम पकड़ने में माहिर हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि छोटी चीज़ से शुरुआत करिए और बड़ी चीज़ तक आप चले जाइए। तो इसके लिए बेसिकली ये कहा जाता है कि हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने तमाम बहस मुबाहिसे के बाद देश की तमाम भाषाओं को, कि देश की राजकाज की भाषा कौन सी हो, उनको लेकर बहुत सारी बहसें हुई और अंत में तय किया गया कि हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता देना है। तो संविधान सभा में यह निर्णय आज के दिन ही हुआ था 49 में, और जिसे आगे चल करके आपके संविधान में 343 में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया गया। इन्हीं चीज़ों को सोचते बिताते हैं, और खासतौर से 1952 से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने की परंपरा शुरू की। और उसके पीछे मकसद यह था कि राजभाषा, राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी बन गई। अब चुनौती दो तरह की थी। एक तो जिस रूप में संविधान में हिंदी को मान्यता दी गई, और आप देखते हैं कि उसी संविधान के राजभाषा वाले परिच्छेद के अंतिम वाले 51 में यह संघ को जिम्मेदारी दी गई थी कि संघ का एक दायित्व होगा कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास करे। कैसे करे, तमाम तो यह जरूरत महसूस की गई थी कि भी राजभाषा के रूप में हिंदी का हमें विकास करना है। भारत की राजभाषा के रूप में जैसी क्षमता होनी चाहिए, कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि अभी कुछ कसर बाकी है। तो एक तो मंजिल यह थी, एक लक्ष्य था कि हिंदी भाषा, हिंदी दिवस मना करके हम हिंदी भाषियों के बीच, देश के बीच एक ऐसी जागरूकता लाएंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ एक तरह से काम करने में सक्षम। दूसरी बात यह थी कि महज राजभाषा से काम तो सरकारी कामकाज हो जाएगा, और अगर हम लोग देखें आज भी अपने चारों तरफ निगाह डालें तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल केवल राजकाज के लिए नहीं होता, केवल कार्यालय कामों के लिए नहीं होता। आप विधि के छात्र हैं, विधि और कानून के लिए, न्यायालयों के लिए, इसके लिए नहीं। वह तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल जिन तमाम क्षेत्रों में हो रहा है, उनमें से एक छोटा सा अंश है। बाद बाकी कहा जाता है कि हिंदी फारसी, अभी कहा गया कि अपने संचालक ने बताया कि हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है। तो क्या यह राजकाज की भाषा के रूप में विश्व के तीसरे नंबर की भाषा है? नहीं। यानी जिसे कहिए कि उस हिंदी भाषा के व्यवहार के ऐसे इतने आयाम हैं। सबसे तो आम बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा, कंप्यूटर की भाषा, विज्ञान की भाषा, प्रौद्योगिकी भाषा, खेल की भाषा, बैंकिंग की भाषा, पत्रकारिता की भाषा। तो ये जो हिंदी भाषा के प्रयोग के
और सबसे अंत में जोड़ लीजिए साहित्य की भाषा। यह भी मैं आज खास तौर से बहुत समय से महसूस करता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि यह आज के मौके पर हम लोग कुछ एक परंपरागत चीज़ों से हट करके थोड़ा सा सोचने का कोण अगर बदले तो ज़्यादातर यही होता है कि जो विद्यार्थी हिंदी विषय को लेकर पढ़ते हैं और जो प्राध्यापक की रोजी रोटी हिंदी से लेकर चलती है और ज़्यादातर माना जाता है हिंदी से उन्हीं का लेना देना है, यानी हिंदी से उन्हीं का लेना देना है, जो कुछ करना होगा अच्छा बुरा वही लोग करेंगे। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं BA पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, हिंदी के अध्यापक जो रोजी रोटी, आगे कहीं न कहीं यह मानसिकता हमारे जेहन में है। अन्यथा ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप में से कोई जगह होता है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होता जो आधिकारिक रूप से कहता कि हिंदी जैसे उस प्रोफेसर की भाषा है जो हिंदी से रोजी रोटी चलाता है, उसी तरह से हमारी भाषा हमारी भाषा। यानी भाषा के स्तर पर मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि हमारी हिंदी को पढ़ाकर रोजी रोटी चलती है या हिंदी विषय को लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हिंदी में कुछ भविष्य तलाशते हैं और आप किसी दूसरे विषय को लेकर भविष्य तलाशते हैं। विज्ञान पढ़ने वाला विषय विद्यार्थी वो अपने विषय को लेकर तलाशता है। तो विद्यार्थी के रूप में, अध्यापक के रूप में हिंदी का उतना ही संपर्क अन्य डिसिप्लिन या पढ़ने लिखने का तो छोड़िए, जो दुकानदार है, जो रिक्शे वाला है, किसान है, जो मजदूर है, जिसकी अपनी भाषा, अपनी निजी भाषा, पहली भाषा जिसे कहते हैं हिंदी है, उस सबका सरोकार उतना ही हिंदी से है जितना कि मेरा है या उस विद्यार्थी का है जो कि हिंदी विषय को लेकर कुछ राह खोजने की कोशिश करता है। इसी रूप में हम कहते हैं कि जो सर्वे है कि एक तो भाई तीसरे नंबर की भाषा, तो तीसरे नंबर की बोलने वाले कौन लोग हैं? केवल प्रोफेसर नहीं है, केवल विद्यार्थी में नहीं जो हिंदी विषय को लेकर चलते हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि हिंदी दिवस मनाने या हिंदी विषय का जो संबंध है, कम से कम अपने स्तर पर इस धारणा को आप तोड़िए कि हिंदी भाषा का संबंध साहित्य से हमारा हो सकता है। भाषा के स्तर पर उतना ही रिश्ता आपका भी है, उतना ही आपके जो गार्ड हैं उनका है, उतना ही रिश्ता आपके बगल के चाय पान दुकान वाले का है। तो जब हम हिंदी विषय, हिंदी भाषा को लेकर कुछ सोच सकते हैं तो वो क्यों नहीं सोच सकता। रही बात इन्वॉल्वमेंट, दिक्कत यही है कि बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े विश्वविद्यालय लेकिन अपने से कोई छुआता महसूस नहीं करते, और यह दोष मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों का नहीं है, विद्यार्थियों का नहीं है। हमने जो सेटअप ऊपर से बना रखा है, उस सेटअप के अंतर्गत उन बच्चों को यह कभी एहसास ही नहीं कराया कि जैसे तमिल बोलने वाले हर व्यक्ति की भाषा तमिल है, गुजराती बोलने वाले हर व्यक्ति की भाषा गुजराती है, बंगाली बोलने वाले हर व्यक्ति की भाषा गुजराती है। तो वैसे ही हिंदी के बारे में सोचने, विचार करने, चाहे उपलब्धियों को गर्व करने की या समस्याओं से जूझने की, दोनों बात है। अगर हिंदी की उपलब्धियों पर हमें गर्व करना है तो जितने हकदार हम गर्व करने के लिए हैं उतने हकदार आप भी हैं, उतने हकदार आपका बगल वाला भी है, उतना हकदार आपका रिक्शे वाला भी है, उतना हकदार आपका ऑटो वाला है। लेकिन हमने तो जितना पैदा ही नहीं की कि आप भी इसमें साझेदार हो। उसने हमने बता दिया कि केवल हमारा ही मामला है, उसने भी कह दिया केवल आपका मामला है। तो इस नाते पहली बात तो मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि हिंदी भाषा की उपलब्धियों के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसके वैशिष्ट्य के बारे में, या जो बहुत सारी चुनौतियों की बात होती है, मुश्किलों की बात होती है, उन सब का सरोकार सारे हिंदी भाषी लोगों से है। जिनको आज कहा जाता है कि लगभग
42-43 करोड़ लोगों की पहली भाषा हिंदी है और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास के लोगों की भाषा नंबर 2 की भाषा हिंदी है। तो आपके पास हिंदी भाषी इतना विशाल जन समुदाय है, इतना बड़ा जन समुदाय है, तो हिंदी भाषा के बारे में बातचीत करना, सोचना, विचारना, चर्चा करना, बहस करना, यह सब हमारी भी जिम्मेदारी है उतनी ही जितनी की आपकी जिम्मेदारी है। उसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना, बूझना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, आपकी ही नहीं, आपके अगल की बगल की दूसरे फैकल्टी के आप सब जो भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि खास तौर से भाषा का सवाल हम लोग जब हिंदी पर बात करते हैं तो थोड़ा सा कुछ भावनात्मक हो जाते हैं, और भावनात्मक इस अर्थ में कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम चाहते हैं कि हिंदी ही हिंदी सारी दुनिया में रहे, सारी दुनिया में सारे लोग हिंदी का व्यवहार करें, इस्तेमाल करें, सब कुछ करें। और लेकिन यह भी दृष्टिकोण एक अधूरा दृष्टिकोण है। अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुभाषी देश है, अनेक भाषाओं वाला देश है। तो जैसे हमें हिंदी से स्नेह है, वैसे हिंदुस्तान के अन्य लोगों से अपनी भाषाओं से स्नेह है। संख्या उनकी कम हो चाहे ज़्यादा हो, अभी एक सर्वे पढ़ रहा था तो सर्वे आया कि लगभग 43-44% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं हिंदुस्तान में, यानी लगभग 43%, 44% लोगों की अपनी भाषा हिंदी भाषा है। बाद बाकी शेष 57% में सारी भाषाएं हैं। और अगर भौगोलिक नक्शे पर भी आप देखेंगे तो देश के जो 10 बड़े बड़े राज्य हैं वे हिंदी भाषी प्रांत हैं, हिंदी भाषी प्रांत हैं। और केवल दिमाग से अगर हम न हिंदी भाषी प्रांतों पर केवल एक सरसरी निगाह डाल ले तो लगेगा कि देश का काफी कुछ भाग तो कवर हो गया। यानी अगर उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, मध्य प्रदेश आप जानते हैं, झारखंड आप जानते ही हैं, इधर बिहार आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ आप जानते हैं, उत्तराखंड जानते हैं, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सब पूरा लेता है, राजस्थान से लेकर कितना बड़ा भाग है हिंदी भाषी प्रांत। इतने बड़े प्रदेश की अपनी भाषा हिंदी है। इसके अलावा अभी देखिए दुनिया में तमाम बात हो रही थी 156 देश 57 देश में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा भाग, एक अहम भाग हिंदी भाषा के रंग से आच्छादित आपको दिखाई देगा। तो यह चीज आपके भीतर एक सुकून पैदा कर सकती है कि चलिए अच्छी बात है कि हमारी जो मातृभाषा है वो इतने बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हिंदी भाषा की समस्याओं को लेकर कभी कभी जब चर्चा होती है तो हम लोग केवल यही सीमित रह जाते हैं कि अन्य भाषी लोग हिंदी बात नहीं पढ़ते या अवरोध करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। नहीं, अगर कोई भाषा 5% ही लोगों द्वारा बोली जाती है, कोई 8%, कोई 2%, कोई 4%, तो एक तरह से कहिए हिंदुस्तान के नक्शे में ही अगर हम देखें तो भले हम संख्या में ज्यादा है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर एक छोटी भाषा जैसे नेपाली भी भारतीय भाषाओं में गिनी जाती है। जो आपके समय 8वीं सूची में जिन भाषाओं का उल्लेख है, एक नेपाली भी है, नेपाली भाषा भी है, छोटी छोटी कोंकणी है, डोंगरी है, ये छोटी भाषा है। तो उन भाषाओं के प्रति हमारा नजरिया, क्योंकि शुरू में जब हमने उल्लेख किया कि 67 के आसपास हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का भी अभियान शुरू हुआ था, संसद में कोशिश हुई थी, लेकिन खास तौर से दक्षिण भारतीय राज्यों की जनता को इस बात को समझा दिया गया था
कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी तो एक तरह का साम्राज्यवाद है और आपके हक उसी तरह से समाप्त हो जाएंगे जैसे अभी तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आए हैं, अब इनके खिलाफ आप लड़ेंगे। इतना जबरदस्त विरोध हुआ, आत्महत्याएं लोगों ने किया, क्या क्या नहीं हुआ कि राष्ट्रभाषा का सवाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इस टिप्पणी के साथ कि जब देश पूरा तैयार होगा तब राष्ट्रभाषा का सवाल आएगा। और इतना वर्ष बीत गए, अभी तक राष्ट्रभाषा का सवाल नहीं आया। तो उसके लिए एक ये होता है भाई, हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, संस्थागत पर जिनको जो करना होगा करें। व्यक्तिगत स्तर पर हम ये कर सकते हैं कि कम से कम जैसे कहा ना कि हम तो चाहते हैं कि अभी चर्चा आई थी कि सारे देश में लोग हिंदी में काम करें, बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हिंदी वालों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आप विधि के छात्र हैं, त्रिभाषा फार्मूला आया था और त्रिभाषा फार्मूले की क्या दुर्दशा हुई इसी हिंदी प्रदेश में हुई। त्रिभाषा फार्मूला ये था कि हिंदी प्रदेश में बच्चा जो है शुरू से लेकर के एक हिंदी भाषा पढ़ेगा, एक अंग्रेजी भाषा पढ़ेगा, एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ेगा। और अन्य भारतीय भाषा में खासतौर से दक्षिण भारतीय भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन यहाँ फार्मूला निकाल लिया कि तीसरी भाषा संस्कृत, उसी से मिलती जुलती। तो जब आप किसी दूसरी भाषा को न जानेंगे, न पढ़ेंगे, न समझेंगे, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आपकी भाषा को तमिलनाडु का व्यक्ति समझे, गुजरात का व्यक्ति, खैर वहां तो गरीमत है, दूर पूर्वक के लोग आपकी भाषा को सीखे, जाने। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय संस्थानों में, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, हमारे यहाँ भी एक तरह से भाषा केंद्र है। उन भाषा केंद्रों की कैसी दुर्दशा है, आप अपने विश्वविद्यालय पता करिए। हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है। पढ़ाई लिखाई हम उम्मीद करते हैं कि तमिल वाले हमारा सीख ले, कन्नड़ वाला हमारा सीख ले, केरल वाला हमारा सीख लें, और नहीं सीखे कि धौंस दे करके कि तुम तो इतने परसेंट हो, हम तो इतने परसेंट हैं। हमें तो ये सब नहीं चलेगा। यानी अगर हिंदी भाषा से हम सचमुच प्रेम करते हैं, सचमुच लगाव करते हैं, तो कम से कम उन भाषा भाषी लोगों के प्रति, उन भाषाओं के प्रति पढ़ना न पढ़ना अलग सवाल है, कम से कम एक आत्मीयतापूर्ण रिश्ता तो हो, एक सम्मानजनक रिश्ता तो हो। और कम से कम हम अपने बच्चों को प्रेरित करें या करें, भाई अगर आप चाहते हो कि हिंदी तमिलनाडु में बोली जाए, सीखी जाए, वो लोग जाने समझे, तो कुछ बच्चे तमिल सीखे, कुछ तेलुगु सीखे, कुछ कन्नड़ सीखे, कुछ उड़िया सीखे, कुछ बंगला सीखे, तब न बात बनेगी। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि 56 के आसपास आप जानते हैं कि जब एक तरह से भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो बहुत सारे राज्यों का गठन तो भाषा के आधार पर हो गया। लेकिन अब ये कहिए कि हमारे हुक्मरानों की ही मुश्किल कहिए या क्या कहिए कि किसी का परिवार अगर बड़ा है तो वही उसके लिए अभिशाप हो गया। हिंदी भाषी इतना बड़ा प्रांत है कि अब उनको लगता है प्रशासनिक दृष्टि से कैसे इसको खंडित करें, कैसे कई कई टुकड़ों में बांट दिया गया। तो एक शब्द हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं जिसको कहा जाता है जातीय चेतना का निर्माण। तो जातीय चेतना का संबंध एक तरह से हम लोग जब बात करते हैं तो जाति का संबंध किसी नस्ल से नहीं होता, किसी सामाजिक इकाई से, समाज विज्ञान वाले जानते हैं। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में हम लोग जातीय चेतना उस चेतना को कहते हैं जो एक भाषा भाषी जन समुदाय से मिलकर बनती है। यानी एक भाषा का व्यवहार करने वाले जितने लोग हैं वे सब एक जाति इकाई के अंतर्गत आते हैं। जैसे बंगाल के लोग, यानी बंगला एक भाषा है, बंगला एक प्रांत है, बंगाली लोग हैं। उनके भीतर देखिए अपनी जाति चेतना, अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने एक तरह से रचनाकारों को लेकर, अपने इसको लेकर कितनी जागरूकता है वालों को लीजिए। लेकिन
यह भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर में हिंदी प्रदेश को काउबेल्ट कहा जाता रहा। काउबेल्ट, उसका हिंदी में अनुवाद लोग करते हैं गोबर पट्टी। तो ऐसा मैं आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इतना विशाल हिंदी प्रदेश लेकिन एक मुट्ठी में नहीं बन सका। कहते हैं नदी कितनी विशाल होती है, थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, थोड़ा ये ले लीजिए, थोड़ा ये ले लीजिए, थोड़ा ये ले लीजिए, बांट बिखर करके सब खत्म। तो वैसे ही भाई हिंदी भाषा को लेकर हमारे भीतर इसे कहते हैं एक आत्मसम्मान का भाव। एक बंगाली होगा, बांग्ला भाषा को लेकर उसके भीतर आत्मसम्मान का भाव होगा। एक तमिल व्यक्ति होगा, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को लेकर उसके भीतर आत्मसम्मान का भाव होगा। आप लाख कह लीजिए उसकी भाषा पर कोई सवाल मत उठाइए, उसके कल्चर पर कोई सवाल मत उठाइए, लेकिन इतने बड़े विशाल जन समुदाय में होने के बावजूद एक तरह से इसे कहते हैं कि पूरे हिंदी प्रदेश में किसी ऐसी जातीय सांस्कृतिक चेतना का निर्माण नहीं हो सका। इतना बड़ा विशाल जन समुदाय जातियों में, धर्मों में, खंडों में, इसमें खंड खंड बनकर भाखंड बनकर टूट रहा है। इसीलिए भाषा जैसे बेसिक सवाल को हमने किनारे कर दिया कि तो कुछ इन लोगों का मामला, हमसे क्या लेना देना। ये वही मामला है, बंगाल वाले को विभाजित कर लीजिए, और दूसरे वाले को विभाजित कर लीजिए, केरल वाले को विभाजित कर लीजिए, करके दिखाइए कोई। क्योंकि बेसिक स्तर पर जिसे कहते हैं वो जातीय सांस्कृतिक चेतना का निर्माण हिंदी प्रदेश में, और इसीलिए बहुत सारे खंड खंड चले कि इस टुकड़े में, इस टुकड़े में, उस टुकड़े में बांट बांट कर जाति और धर्मों के रूप में आपको अनेक अनेक दिखाया गया कि आपके विरोधी, वो आपके विरोधी, आपके विरोधी, कोई समानता आई नहीं। तो कम से कम इतिहास से सबक लेते हुए अतीत में जो हुआ सो हुआ, उसको हम नहीं फेरबदल कर सकते, लेकिन कम से कम अब तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि जब हिंदी की हम बात करें तो हमारे नक्शे में, दिमाग के नक्शे में इतना बड़ा देश का भाग आना चाहिए। हिंदी का मतलब बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदी का मतलब यह है कि इतना बड़ा देश का भाग, और जितनी बड़ी हिस्सेदारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर हमारी एक तरह से हिस्सेदारी इतनी बड़ी है, इतने बड़े भूभाग के हम एक तरह से करता धरता हैं, इतने बड़ी जनता के इसको मैन हैं, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदारी सबसे बड़ी कहा था ना, घर परिवार में देखा जाता है कि बड़ा भाई जो होता है वो ज्यादा सेक्रीफाइस करता है। घर परिवार में 3-4 हो गए तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस बड़ा भाई करता है। बाद में आने वाले भले ही उसको दाएं बाएं करके निकल जाए, लेकिन बड़ा भाई जब तक छोटा पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है ना, भाई हमारा छोटा भाई है, इसके लिए हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हिंदी बड़ी भाषा है तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी है, और उस बड़ी जिम्मेदारी के तहत कम से कम इतना तो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं कि हिंदी को पढ़ करके, इस भाषा का व्यवहार करके एक जो आत्महीनता का बोध है, उस आत्महीनता के बोध को टक्कर मारते हुए, ठोकर मारते हुए कि हिंदी भाषी अगर हम हैं तो कोई नंबर 2 का काम थोड़ी है। ज्यादातर होता है हिंदी पढ़ने वाले बच्चे एक दोयम दर्जे की मानसिकता से ग्रस्त होते हैं, एक आत्महीनता का भाव उनके अंदर होता है। समाज में भी ऐसे होता है, एक फिजिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी और एक हिंदी पढ़ने वाले के आमने सामने कर दिया, कोई विषय बता दें, हमारे अंदर धारणा बन जाएगी कि ये तो ज्यादा तेज विद्यार्थी है, तो कमजोर विद्यार्थी है, ये होता है। तो कम से कम हम अपने स्तर पर तो ये कर सकते हैं, अगला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, समाज में क्या डिस्कोर्स, तो कम से कम जो आपके साथ का विद्यार्थी अगर हिंदी पढ़ रहा हो उसको भी सम्मान दीजिए, और यह मान करके कि ठीक है ये पढ़ रहा है। एक चीज और जान लीजिए कि कहा जाता है कि अभी हम लोग संस्कृत की बात कर रहे थे, जातियों की बात कर रहे थे, तो ये सामान्य सा सूत्र कहा जाता है कि अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमारी जो जड़ें हैं उन जड़ों की पड़ताल कहाँ मिलेगी। अगर आप यह पता करने लग जाइए कि सामान्यतः कहा जाता है कि हिंदी भाषा या हिंदी के लोगों का अस्तित्व कहाँ से बनता है, तो कम से कम आज से 1200-1300 साल पहले
1200-1300 वर्षों पहले जब अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं अस्तित्व में आती हैं, जैसे गुजराती है, बंगला है, मराठी है, असमी है, ये सारी भारतीय भाषाएं अस्तित्व में आती हैं लगभग 1200-1300 वर्ष पहले। उसी समय हिंदी भाषा भी अस्तित्व में आती है और तब से लेकर 1200-1300 वर्षों में आपके पूर्वजों ने क्या हासिल किया है, इसका अगर प्रमाण आपको खोजना हो तो कहां जाएंगे? अगर हम जाएं एक एक पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी और 13 पीढ़ी चले जाएं, तो वह व्यक्ति जो आपके हमारे पूर्वज जो होंगे, बाबा, दादा, नाना और नाना परनाना, वो कुछ वैसी भाषा बोलते हुए दिखाई देंगे जैसे हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे कुछ कोई भोजपुरी के आसपास होगा, कोई मगही के आसपास, कोई मैथिली के आसपास, कोई किसी के आसपास, अलग अलग, क्योंकि हिंदी का मतलब केवल खड़ी बोली नहीं है। तो उन लोगों ने जो कुछ रचा उसके स्रोत कहां है? अगर आप अपने को जानना है तो हिंदी का मतलब होता है कि उस सारी जो हमारे बोली में, भाषा में, संस्कार में, उठन में, बैठन में, व्यवहार में जो कुछ बोल रहा है वो हमारा अपना कुछ नहीं है। कहते हैं ना, एक हिंदी की बड़ी कविया कमल कहते हैं, सारा लोहा उन लोगों का केवल अपनी धार। तो सारा लोहा तो उधर से आ रहा है, हमने तो केवल उस पर सांग थोड़ा दे दिया है, नुकीला हो गया है, काटने लायक हो गया है, बस इतना ही हुआ है, इतना ही हुआ है। तो उस सारी अपने बारे, आप अपने बारे में कहे नहीं। किसी कुल खानदान का अगर शादी विवाह करते हैं, एक साल दो पीढ़ी पता करते हैं, लेकिन अपने को अगर कोई जानना चाहे हिंदी भाषी होने के नाते, तो आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण वही है, इस भाषा में जो कुछ रचा गया है वो सुरक्षित है। यानी आपके पूर्वजों ने कविता के रूप में, कला के रूप में, इसके रूप में, इसके रूप में जो कुछ रचा बसा है और सुरक्षित आपके पास है, वही आपकी धरोहर है, वही आपकी पहचान है। तो अपने को अगर जानना हो असली रूप में हम कौन हैं, तो अगर उसको हम जान लेंगे, तो आजकल जो बहुत सारे भेदभाव, इस जात, ये धर्म, ये फलाना, ये ठिकाना, आप उसमें फंसेंगे नहीं। आप तो कहेंगे कि अरे ये तो 10 साल, ये तो 500 साल पहले ये तो हमारे कुल खानदान का व्यक्ति था, अब आज इधर उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे 500-400 साल तो ये उधर का था, इधर का था। आप जब अपनी जड़ों को तलाशेंगे तब जाके अपने को असली रूप में इसी कहते हैं जो जातीय सांस्कृतिक चेतना है। तो जातीय सांस्कृतिक चेतना का संबंध अनिवार्यतः भाषा से होता है, अनिवार्यतः भाषा से होता है। आप भाषा को हटा दीजिए और किसी संस्कृति पर आप बात नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान अनेक संस्कृतियों का देश है, अनेक संस्कृतियां जो भाषा आधारित हैं। तो अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें, तो जब भारतीय भाषाओं में सब, अगर तेलुगु की बात करेंगे, तमिल की बात करेंगे, कन्नड़ की बात करेंगे, तब तमिल वाला, तेलुगु वाला हिंदी की बात करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि हम चाहें कि हिंदी वाले हम हैं, इतने संख्या हमारी है, तो वो लोग कहते हैं आप लोग साम्राज्यवादी हैं, इतनी बड़ी संख्या में ध्वंस करके हिंदी को हमारे पर लादना चाहते हैं, हम नहीं मानेंगे। और नहीं मानते। आज तक कितने वर्ष हो गए, 67 से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कहाँ चला गया। अभी 7 माह पहले आपके गृहमंत्री, हमारे गृहमंत्री ने सवाल उठाया भी था, तो फिर उसी तरह तूफान शुरू हुआ। राष्ट्रभाषा क्या चीज होती है? राष्ट्रभाषा क्या चीज, जहां है वहीं तक सीमित रहिए। यानी 43%, 44% आपकी जनसंख्या और इतना बड़ा विशाल भूभाग, और जब आप बोलते हैं तो 10 टिप्पणी होती है और छुप जाते हैं। तो इसका एक ही रास्ता है मित्रों, सद्भाव, उनके विश्वास को जीतना। और बिना विश्वास के जीते राष्ट्रभाषा का सपना एक नहीं 1000 साल बीत जाए, कुछ नहीं होने वाला है। और सद्भाव बराबरी से आएगा, एक दूसरे के सम्मान से आएगा, एक दूसरे की भाषा को सीखने से आएगा, धौंस से नहीं आएगा, है ना। तो एक बात ये, और क्या कहते हैं, समय इसलिए देखिए हम लोग साथ कहा ना, बड़ी विडंबना होती है कि अब जो धारा पकड़िए चलते जाइए,
लेकिन बच्चों के साथ रहते हुए बस कितना वक्त हो गया, 5-7 मिनट में और खत्म करेंगे ऐसे ही 5-7 मिनट। हाँ, क्योंकि एक बात और कहेंगे, जैसे आप विधि के छात्र हैं, सर ने कहा हम कर क्या सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आपको कभी किताब पढ़ेंगे बहुत सारे आएंगे। हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तो हिंदी भाषी होने के नाते, एक विधि का छात्र होने के नाते, दोनों अर्थों में कहूँगा। विधि का छात्र होने के नाते अभी सर ने बताया कि निश्चित रूप से अंग्रेजी पर हमारी निर्भरता है, और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोअर कोर्ट में तो बिना अंग्रेजी काम चल जाता है, हाई कोर्ट से मुश्किल आना शुरू होती है। और कुछ दिनों पहले सवाल उठाया गया था, जैसा कि सर ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले जो है वो हिंदी या अन्य भाषा में बात किए जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक तरह से हिंदी आपकी राजभाषा है, तो राजभाषा का मतलब न्याय की भाषा भी होता है, मतलब कानून की भाषा भी होता है, राजभाषा का मतलब संसद और विधानमंडल की भाषा भी होता है, और राजभाषा का मतलब शासन प्रशासन की भाषा भी होता है। तो अगर जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल कायदे से हो पा रहा है, जैसे शासन प्रशासन के लिए कुछ गनीमत है, संसद विधानमंडलों का भी काम कुछ हद तक निकल जाता है हिंदी भाषा में। लेकिन जब हम विधि और कानून में आते हैं, तो वहाँ पर हमारे हाथ काफी कुछ बन जाते हैं। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये सपना ही कहिए, बार बार लोग सवाल उठाते हैं कि जिस भाषा में हमारा मुकदमा लड़ा जा रहा है, वकील हमारी जो बात कह रहा है, हम उल्लू की तरफ ताक रहे हैं, क्या कह रहा है पता नहीं, क्या रहा जज क्या बोल रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। अगर देश की राजभाषा हिंदी है, तो हमारा एक लक्ष्य तो होना चाहिए। अब व्यवहार के स्तर पर भाई कितने दिन में हम पूरा करेंगे, जैसे शब्दावली निर्माण की सर बात कर रहे थे, निश्चित रूप से यानी शब्दावली निर्माण का काम बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही संवेदनशील तरीके से और स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, कम से कम अभी हाई कोर्ट में भी कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं, थोड़ा बहुत उनमें समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ के वकील लोग जज लोग हिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ न कुछ अनऑफिशियली कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं तो एकदम हवा ही नहीं लगती। तो कम से कम एक विधि का छात्र होने के नाते आप कम से कम इतना तो महसूस करिए कि जब आप उस भूमिका में आइए, तो इस दिशा में अगर कुछ कर सकिए कि आपकी अगर हिंदी भाषा से स्नेह विधि के छात्र हैं, तो शब्दावली निर्माण में या इस दिशा में, क्योंकि ये लंबी यात्रा है, इतनी जल्दी नहीं पूरी होनी है। अगर पूरे संकल्प के साथ हमारी सरकारें, हमारी एजेंसियां लंबे समय तक काम करें, तो असंभव है नहीं कहता, लेकिन इतना आसान नहीं है कि विधि और कानून के क्षेत्र में अंग्रेजी को इतनी जल्दी रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन अगर हमारा विजन है, सपना है, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, 100% नहीं तो 20%, 20 नहीं तो 30%, कुछ तो आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, एक हिंदी भाषी व्यक्ति या जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोग भाई इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम कितने बच्चे हैं जो अपना साइन हिंदी में करते हैं, अपना हस्ताक्षर, बहुत कम, ये तो कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी भाषा से लगाव है बहुत, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, अपना हस्ताक्षर तो हिंदी में कर सकते हैं। आपके अर्चित परिचित जो डॉक्टर लोग हैं वो किस भाषा में दवा लिखते हैं भगवान जाने। तो अगर कहीं कोई परिचित हो तो उससे आप आग्रह तो कर सकते, डॉक्टर साहब इसको हिंदी में दवा लगाते हैं, या कहा ना कि ये समस्या केवल हमारी आपकी नहीं है, आपकी नहीं है,
इस समस्या को चाहे वो डॉक्टरी पेशे का हो, चाहे व्यापारी पेशे का हो, चाहे मजदूर पेशे का हो, चाहे किसान, जिस भी पेशे का व्यक्ति है, भाषा के स्तर पर उस सब की समस्या है। तो एक डॉक्टर के रूप में अगर ये महसूस करता है कि हम अपने पेशेंट को ज्यादा सहूलियत तब दे पाएंगे कि अपनी पर्ची को में दवाओं का नाम स्ट्रक्चर हिंदी में देते हैं। अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी फील करे, आप जानते रहिए, ऊंचे वाले से बात करते रहिए, लेकिन कम से कम मरीज की पर्ची तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, दवाओं के नाम तो लिख सकते हैं, कब क्या लेना है गोली, कब सुबह शाम कैसे कैसे, इसको तो लिख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक वकील के रूप में, क्योंकि मैं इस समस्या को केवल यह तक सीमित नहीं सकता, बाहर तक इतना तो काम कर सकते हैं। हम चिट्ठियां भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, पत्रों पर जो लिफाफे के ऊपर पता लिखते हैं, अमुक लिखते हैं, वह तो हिंदी लिख सकते हैं। यह काम तो कर सकते हैं। बात केवल सोचने की है, बात केवल सोचने की है और करने की है। ज्यादातर यही होता है कि हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, अगला करेगा, हमसे क्या मतलब। तो आज एक विद्यार्थी के रूप में आप हैं, लेकिन बार बार कहा जाता है कि यही विद्यार्थी 10 साल बाद कहाँ होगा, अपने को आप कल्पना कर लीजिए। तो जो आदतें अभी हम विकसित करेंगे, अगर वास्तव में लगाव है अपनी भाषा से, तो अन्य भाषा से कोई द्वेष नहीं। अंग्रेजी को लोग बहुत दुनिया भर का, हिंदी का विरोध अंग्रेजी, हिंदी का विरोध अंग्रेजी। अरे भाई, अंग्रेजी का विरोध करके आप क्या कर पाओगे? किसी एक सामान्य साथ सिद्धांत कहा जाता है कि किसी रेखा को छोटी करना है तो उसको मिटा देना एक निगेटिव अप्रोच है, उसके पहले बड़ी रेखा खींच देना एक पॉजिटिव अप्रोच है। अपनी भाषा का इतना विस्तार करिए, इतना विकास करिए, अंग्रेजी छुट्टी पड़ जाए, क्या परेशानी है? न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। आप अपनी भाषा को, अपने परिवार को, अपनी माँ को आप स्नेह करें, दूसरा अपना कर रहा है, करने दीजिए। तो इसलिए बातें बहुत निकलती हैं, बहुत जाती हैं, लेकिन ये 2-4 बातें हमने आपसे शेयर किया और ये उम्मीद करते हैं कि आप खुद अपने आप को ले आइए भूमिका में। हम हिंदी के प्रोफेसर होने के नाते हमें वक्ता क्यों नहीं, हमारी क्या ऐसी हैसियत है, क्या उसमें सुरखापन लगा, हमारी रोजी रोटी चलती है, ये होता है। और साहित्य पढ़ाते, भाषा बहुत कम पढ़ाते हैं। तो भाषा कहा ना, शुरू मैंने कहा कि हिंदी भाषा पर जितना एक तरह से अधिकार और जिम्मेदारी लेनी है, उतना ही उस हर हिंदी वाले व्यक्ति की है, जो चाहे किसी व्यवसाय में है, या अध्यापन के व्यवसाय हो, चाहे अध्ययन के व्यवसाय हो, या वकालत के व्यवसाय हो, खरीदारी के व्यवसाय, उस सब की इतनी जिम्मेदारी भाषा के स्तर पर। क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगले की मातृभाषा हिंदी है, हमारा घर पर चलता है हिंदी से, इतना फर्क है, क्या फर्क है? तो हम लोग तो रोज हिंदी को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो भविष्य बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा, कल नहीं तो परसों बदलेगा। बस सिर्फ ये हमारे बच्चे थोड़ा अलग हटके सोचना शुरू करें। इस पूरे परिसर का संबंध हिंदी से, विभाग के छात्र को हिंदी भाषा है। इसका मतलब लोगों ने मान लिया है कि हमारा कोई सिलेंडर नहीं, हिंदी दिवस हिंदी वालों का होता है। यह जो अप्रोच है भाषा को लेकर के, आप एक शुरू करके इसको तोड़िए और अपने मित्रों से, दोस्तों से, अगल से बगल से थोड़ा कोशिश करिए, भाई तुम्हारी भाषा भी हिंदी, हमारी भाषा भी हिंदी है, तो हम भी छात्र होने आते हैं, हिंदी दिवस मना सकते हैं, पर सोच सकते हैं, बात सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते? तो इसी रूप में कहा जाएगा कि 45 करोड़ लोग हिंदी बोलने वाले हैं। यही सब मिल करके दुनिया के 3 नंबर की भाषा हिंदी बनाते हैं। अन्यथा अगर केवल हिंदी पढ़ने, हिंदी भाषा बनाने वाले तरह ले दिया जाए तो 2%, 3% मुश्किल से, ठीक है। तो आज के मौके पर मैं आपको फिर से आपका बधाई देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और आगे मैं आपसे इच्छा करूँ, खासतौर से बच्चों से, ये बच्चे थोड़ा अपने आसपास के बारे में सोचिए, विचारिए, और भाषा का सवाल आपकी अस्मिता का सवाल है।
आस्था का सवाल नहीं है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आस्था आपकी आंख बंद करती है, अस्मिता आपको जागरूक करती है। तो भाषा को लेकर अपनी अस्मिता को एक बात और ज्यादा अंतिम बात कि अपने को आप कैसे पहचानोगे। तो आपकी भाषा में जो रचा बसा लिटरेचर है, उस लिटरेचर को पढ़ने का मान लेते हैं कि हिंदी वालों का काम है। हिंदी में जो लिखा गया है उस साहित्य को पढ़ने का काम केवल हिंदी वालों का काम है ना। कितने ऐसे मैं हिंदी लेखकों की बात नाम बता सकता हूं जो मूलतः हिंदी के नहीं हैं और हिंदी लिटरेचर को समृद्ध करने का उनका अप्रतिम योगदान है। हिंदी की रोजी रोटी खाने वाले 90% अध्यापकों का उसको कोई जान लीजिए, उनका घर चलता है बस इतना है हिंदी को पढ़ा कर, बात बाकी उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम जानते हैं कि हिंदी की करता करता जिनको देवता मान लिया उनके भीतर कुछ नहीं है, तो खोखले। तो इस नाते अपनी भाषा के उस लिटरेचर आप पढ़ने की आदत डालिए, अपनी भाषा को डालिए। दूसरी भाषा ट्रांसलेशन बहुत सारा उपलब्ध है, बड़े हिंदी में दूसरी भाषाओं का आपको पता चलेगा कि जो बातें आपके हिंदी के लेखक कहते हैं उसी से मिलती जुलती बात तमिल वाला कहता है, वही बात कन्नड़ वाला भी कहता है। तो इससे कन्नड़ भाषियों के प्रति, तमिल भाषियों के प्रति, अन्य भाषा भाषियों के प्रति आत्मीयता है। तो किसी को हम आत्मीय निगाह से देखें, किसी को दुश्मन की निगाह से देखें, निगाह भी बता देगी। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन है। तो इस नाते विद्यार्थियों और मित्रों, मैं आज के मौके पर यही कहूँगा कि कुछ नहीं, अपनी पढ़ने की आदत आप डालेंगे तो एक ऐसी आपकी आदत बन जाएगी कि कब आपको कहाँ ले जाए ये आप भी नहीं सकते। तो जो आपको इंटरेस्ट आए, जो आपको मजा दे, कोई कहानी, कोई उपन्यास, कविता, जो आपको मन करे, कभी लाइब्रेरी आप लाइब्रेरी से करवाइए, पढ़ना सीखिए। तो पढ़ने की जब आदत आप डालेंगे तो बहुत सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। और केवल कोर्स की किताबें पढ़ करके हमारे हिंदी बच्चे ही करते हैं कि उतना ही लेंगे जितना उनका काम निकल जाएगा, इससे बहुत दूर तक की मंजिल तय नहीं हो सकती। कोर्स किताबें पढ़ करके केवल आपको डिग्री मिल सकती है, लेकिन जीवन का पाठ, भाषा का पाठ, संस्कृत का पाठ, इन सब का पाठ तो आपको अपनी कहा ना कि जो अपना लिटरेचर है और उस अपने का जब विस्तार करेंगे तो कहते हैं कि हमारा हृदय एक ऐसा विशाल है कि पूरी दुनिया समेट ले। हमने अनुवाद पढ़ा गोरकी का, गोरकी की लड़ाई तो वही बात कर रहा है तुम्हारे भीतर की है, गोरकी हमारा हो गया। हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हिंदी में पढ़ा पढ़ लिया, मैंने कहा शेक्सपियर तुम्हारी बात कर रहा है, कि तो इंग्लैंड का व्यक्ति होकर शेक्सपियर हमारी बात कर रहा है। तो जब इसको हम बढ़ाएंगे तो पूरी दुनिया हमारे हृदय समाहित होगी, इसको संकोचित करेंगे तो अपने भी जगह नहीं करेंगे। तो ये अपनी भाषा के लिटरेचर को इसलिए न पढ़िए कि आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं, वो आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, वह धरोहर है, वह विरासत है, उससे अपने को पहचानेंगे। नहीं तो अगला कह देगा कि आपका सांस्कृतिक संकट इधर से आ रहा है, आपका सांस्कृतिक संकट इधर से आ रहा है, हम जब घंटा दौड़ पड़ेंगे हमारा सांस्कृतिक संकट इधर आ रहा है। हमारा सबसे बड़ा संकट हमारे रोजगार का है, हमारी जीविका का, हमारे इसका, हमारी पढ़ाई का, हमारे स्वास्थ्य का। लेकिन अगला कह देगा ना सबसे बड़ा संकट तो किसी और की ओर से आ रहा है, हम डंडा से पीछे पड़ पड़ेंगे, अपनी सारी समस्याएं। तो इसलिए आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और जीवन को, समाज को, भाषा को अपने तरीके से एनालिसिस करिए। आपके गुरुजन है, आपकी मदद करेंगे और यही एक रास्ता है मध्यवर्गीय बच्चों के लिए। सब आने वाले बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे, उनके लिए कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं जीवन में। अगर आपको कुछ हासिल करना है, घर से माँ बाप की अगर अपनी इच्छा पूरी करना है तो आओ डिफरेंट, तब आप चलो सितारे बनेंगे, अपने संस्थापक की इच्छा को पूरा करेंगे, महात्मा गांधी की सपनों को पूरा करेंगे, अपने अध्यापक के सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि आपके टीचर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा चमकता हुआ स्टार जब कभी मिले तो लगे हाँ हमारा सीना चौड़ा हो जाए। आप अपने लिए, अपने प्राध्यापकों के लिए, अपने संस्थापक के लिए, अपनी भाषा के लिए आप पढ़िए। तो